नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। 3 अहम राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी जीत गई है। इस जीत के मायने क्या हैं? 2024 में क्या इस जीत से मोदी जी की चुनौतियां खत्म हो गई हैं? क्या अब 2024 में मोदी जी की जीत सचमुच पक्की हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की हार कांग्रेस पार्टी की हार है? छत्तीसगढ़ हार जाने के मायने क्या है? इन सारी चीजों को समझेंगे और सबसे अहम एनालिसिस ये होगा कि 2024 के नतीजों में और जो 2024 को लेकर अभी तक के अनुमान हैं उनमें इससे कोई फर्क आने वाला है। एनालिसिस फैक्ट बेस्ड होगा, भावनाओं पे आधारित नहीं होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। सबसे पहले तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि इन चुनावों को लेकर मेरे जो अनुमान थे वो अनुमान गलत साबित हुए हैं और अनुमान गलत साबित होने के पीछे कहीं ना कहीं जो वजह रही, कारण रहा, वो ये रहा कि हम दिल्ली में बैठ के एनालिसिस करते हैं और उतना ज्यादा इनपुट्स ले नहीं पाते हैं। अपने जान पहचान के लोगों से, जितने भी पत्रकार गण हैं उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, एक के बाद एक पोल आ रहे थे, अलग अलग तरह के पोल। सी वोटर का पोल, एबीपी न्यूज का। सी वोटर के तो संचालक जो हैं उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो तो आरएसएस की बैकग्राउंड है उनकी, लेकिन उनके पोल भी कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, खास तौर पर मध्य प्रदेश में और राजस्थान को लेकर भी अलग अलग। तो जो इनपुट थे, तो ये मेरी सफाई है कि मेरे अनुमान गलत हुए, तो जो इनपुट्स थे उनके आधार पर गलत हुए। एक तो ये अनुमान गलत हुए और अनुमान, ईमानदारी की बात यह है कि अनुमान सिर्फ हमारे गलत नहीं हुए, बहुत सारे इस देश की एजेंसियों के अनुमान गलत हो गए, बहुत सारे चैनल्स के अनुमान गलत हो गए, इवन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के अनुमान भी गलत हो गए, उनके इंटरनल सर्वे भी गलत हो गए। तो जनता की तरफ से ये जो रिस्पांस आया, ये ऐसा क्या रिस्पांस आया कि भैया किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो आज मैं पहले उन कारणों पे जाऊंगा ईमानदारी से जिनके कारण इतना बड़ा फर्क अनुमान और नतीजों के अंदर आया, और उसके बाद फिर हम जाएंगे क्या मोदी जी को सचमुच 2024 के लिए खुश होना चाहिए या उनके समर्थकों को खुश हो जाना चाहिए, या अभी मोदी जी इस पर और मेहनत करेंगे। पहले नतीजे। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है मध्य प्रदेश में। ये जानकारी बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंट कर गई, पहली चीज। दूसरा, जो शिद्दत होती है चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने के लिए जो आपका कमिटमेंट होता है, जो समर्पण होता है और एक एक वोट की जो अहमियत समझने की फितरत होती है, वो कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दी। जैसे ही ओपिनियन पोल ने उनको जिताया, वो भूल गए कि उनको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसके पास में लड़ने के लिए सिर्फ एक या दो नेता नहीं है, एक पूरा का पूरा कार्यकर्ताओं का एक तंत्र है। उस तंत्र की भी खासियतें समझेंगे। लेकिन कांग्रेस जब ओवर कॉन्फिडेंट हुई तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। 1 महीने पहले तक कांग्रेस ये कह रही थी कि मोदी को हराना है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन बनाया, और जैसे ही ओपिनियन पोल ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस जीतने वाली है तो कांग्रेस ने अखिलेश वखलेश बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ सीटें मांगी थी, उनको दे देते। तो उसके कारण क्या हुआ कि आप देखिए, कमलनाथ कुछ भी बयान दिया इन्होंने, तो उससे यह दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है अब तो हम जीत ही जाएंगे। और जब यह हुआ तो उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अपने कार्यकर्ता देखिए, रूठे भारतीय जनता पार्टी में भी थे, रूठे कांग्रेस में भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी अहंकार के उन रूठे हुओं को मनाया,
उन्होंने ये नहीं कहा मोदी के नाम पे जीत के आ जाएंगे, मोदी की गारंटी है, ऐसा नहीं कहा। नहीं भैया, आप क्यों नाराज हो, आप आ जाओ पार्टी में, हम आपको दूसरी जगह ध्यान रख लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा तो क्या हो गया, हम तो जीत रहे हैं, तुम बागी हो तो बैठे रहो। उन बागियों ने भी कहीं ना कहीं खुदाई की, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, ये देखिए, इस बारे में मैं इस मामले में इस चुनाव में पहुंचने के बाद मैं बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध हस्तता हासिल कर ली है एंटी इनकम्बेंसी को कम्बैट करने में, और ये काम वो केंद्र में भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से अपने संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने धूल चटाई है। आप जब चुनावों के नतीजे देख रहे होंगे तो आधे से ज्यादा दिन तक जो नतीजे आ रहे थे उसमें कहीं पे 1000 वोट का अंतर है, कहीं 550 वोट का अंतर है, कहीं 100 वोट का अंतर है। तो 50, 100, 200, 500 या 1000 वोट का जो अंतर होता है, या 2000 वोट का अंतर भी जो मान लें, और इस छोटे मार्जिन से जितनी सीटें कांग्रेस ने गंवाई वो सब सीटें इसलिए गंवाई हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा के कारण पार्टी से जुड़ा हुआ काडर नहीं था। अगर आप कम्युनिस्टों के पास जाएंगे, सीपीएम के पास जाएंगे, या आप आरएसएस के पास जाएंगे, ये दोनों विचारधारा आधारित दल हैं। इनका कार्यकर्ता 12 महीने चुनाव हो ना हो अपने विचार से जुड़ा रहता है, चाहे वो हिंदुत्व की विचारधारा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो। अब वो एकात्म मानवतावाद एक होता था दीनदयाल उपाध्याय का, उसको तो तिलांजलि दे दिया इन्होंने, उसको केवल जयंती वयंती पे याद करते हैं। लेकिन ये तो है ही उनकी दो विचार, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी उनका थॉट है, सही हो गलत हो, वो उनको उनके कार्यकर्ता उससे हमेशा जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जैसे लगता है ठेकेदारी प्रथा हो गई है। आपको राजस्थान का ठेका दे दिया गहलोत साहब, अब गहलोत साहब जो चाहे वहां करें, विचार एक तरफ। जिन लोगों से जनता नाराज थी, करप्शन के चार्जेस थे। देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी क्या है, एंटी इनकम्बेंसी ऐसा थोड़ी है कि सरकार में नहीं, जो लोग रोजमर्रा में समस्याएं झेल रहे हैं, रोजमर्रा में अकड़ झेल रहे हैं, नेताओं की चोरी झेल रहे हैं, नेताओं की का करप्शन झेल रहे हैं, वो सब लोग धीरे धीरे चिढ़ते जाते हैं और नेता को बदलना चाहते हैं। यही एंटी इनकम्बेंसी होती है कि भाई जो सत्ता में रहता है उसको अहंकार आ जाता है, उसके कारण जनता उसको धूल चटाती है। तो गहलोत साहब ने और कमलनाथ जी ने चूंकि मध्य प्रदेश का ठेका लिया था, उस ठेकेदारी प्रथा में, ये ठेका ही दे रहे हैं कांग्रेसी आजकल, अपनी साख जो है उसकी फ्रेंचाइजी दे देते हैं। मध्य प्रदेश की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दी। ये कड़वा सच है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। कमलनाथ जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कमलनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं, गहलोत जी के साथ जो जुड़े हुए हैं गहलोत जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा था कि पूरा जो कैंपेन था मध्य प्रदेश राजस्थान का, वो उन ठेकेदारों के आसपास केंद्रित हो गया। कितने टिकट हाईकमान ने काट दिए थे, गहलोत ने कहा दो जी, जीतेगा, दे दिए गए। उसी तरह कमलनाथ के आभा मंडल के सामने पिछली बार ज्योतिरादित्य को नहीं टिकने दिया गया था, और इस बार पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी नेता की कुछ भी नहीं चली। जो कमलनाथ ने कहा वही सही। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे परवान चढ़ता है, वोटिंग के दिन नजदीक आते जाते हैं, तो कमलनाथ के पास बहुत सारे ऐसे फैसले हो जाते हैं जो उनको लेने पड़ते हैं और वो ले नहीं पाते। कहां भागे, यहां भागे, वहां भागे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास में एक संगठन है, और वो संगठन हर जगह काम कर रहा है। जो जहां जिले के स्तर पे, जिले के स्तर पे, संभाग के स्तर पे, संभाग के स्तर पे, ऊपर से एक कमांड आएगी, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कमलनाथ बूथ पे ले जाके आदमी को वोट भी नहीं डलवा सकते। वहां तो कमलनाथ का कार्यकर्ता इसलिए उनसे जुड़ा हुआ है कि माननीय कमलनाथ जी का मैं चमचा हूं, मुझे आने वाले समय में कुछ या तो टिकट मिलेगा, या ये रेवड़ी मिलेगी, या वो रेवड़ी मिलेगी, तो लगे रहो। और उनके जो चमचे हैं वो उनके साथ लगे रहते। तो कांग्रेस में स्ट्रक्चर स्वार्थ पे आधारित है, कड़वा सच बोल रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी में जो स्ट्रक्चर है वो विचारधारा पे आधारित है। तो जो विचारधारा पे आधारित एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का कार्यकर्ता उस दिन सुबह 6 बजे उठ जाता है जिस दिन वोटिंग हो, टेम्पो का इस्तेमाल करता है, रिक्शे का इस्तेमाल करता है,
और बुला बुला के लोगों को घर से ले जाना, बूथ तक छोड़ना, वोटिंग से पहले भी जाके घर से निकल के राम राम कराना। पन्ना प्रमुख का मतलब होता है वोटिंग लिस्ट का एक पेज जो होता है, उस पेज का इंचार्ज। उस स्तर तक संगठन है। अपने पेज में कौन कौन से लोग हैं उनको राम राम कराना। किस आदमी को वोट देने ना जाए तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में सोचना। कहीं पे और भी चीजें हैं, जैसे कहीं अगर इन्फ्लुएंस है तो ट्रैफिक जाम लगवा दिया, कुछ करवा दिया, एक जगह पे बूथ कम दे दिए जहां पे विरोधियों के वोट ज्यादा थे, ताकि सारे दिन लाइन में ही खड़े रहे, आधे लोग वापस लौट जाएं, कौन कमलनाथ के चक्कर में खड़ा रहेगा। तो ये जब काम होते हैं रोज वाले, इतने बड़े प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये कौन करता है? संगठन करता है। तो जो सबसे बड़ा एक कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी के पास में संगठन नहीं, और ये पूरे देश में समस्या है। 24 में क्या होगा इस पे हम आएंगे, और उसको समझने में भी ये फैक्टर आपकी मदद करेगा। एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की कला, अभी अपन बात करेंगे कि मोदी जी का आने वाले समय में क्या होगा। जीत भले गया, लेकिन कड़वी बातें सुननी चाहिए। जो कला है एंटी इनकम्बेंसी को बदलने की, इसमें अमित शाह और मोदी जी को महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी गुस्से को प्यार में बदल सकती है। जैसे आपका लड़का है कल्लू और आपका लड़का है बल्लू, उसने जाके किसी को 2 थप्पड़ मार दिए और घर पूरा उसके कारण मोहल्ला आपके खिलाफ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसले लेने में कोई संकोच नहीं करती कि जिसने थप्पड़ मारा है उसको घर से बाहर निकाल दो। उसने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बदले, दिल्ली में नगर निगम के सारे उम्मीदवार बदल दिए, और मध्य प्रदेश में ये काम कर नहीं सकती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में नेताओं का अपना भी जनाधार है, मैंने आपको बताया था। वहां दूसरा तरीका अपनाया, अलग अलग इलाकों के क्षेत्रीय जो क्षत्रप थे, नेता थे, उनको चुना और उनको चुनाव लड़ने भेज दिया। तो वो क्षत्रप और उनका जो कार्यकर्ता वो जी जान से जुड़ गया, और उसके आसपास के जो लोग थे वो लोग भी काम में लग गए उनको जिताने के। और एक उम्मीद देती थी केंद्रीय नेतृत्व ने कि मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, यानी शिवराज सिंह से भी आपको नाराजगी हो तो आपको लगेगा शिवराज तो जा रहा है। कोई सोच रहा है हमारे ज्योतिरादित्य आ रहे हैं, कोई सोच रहा है नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, कोई सोच रहा है प्रहलाद सिंह पटेल आ रहे हैं, इसमें सब लगे रहे। तो उस सब के चक्कर में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो नाराजगी थी सरकार से, वो दूर हो गई। कुछ टिकट कट गए, कुछ शिवराज सिंह के आने की गुंजाइश ही खत्म हो गई, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। और सब चक्कर में जो बहुत सारी नाराजगी वोटर की सरकार के प्रति होती है वो दूर करने में वो कामयाब हुए। उधर राजस्थान में गहलोत साहब को देख लीजिए आप, वहां उनकी सरकार थी जिसके ऊपर भद्दे बयान देने का आरोप था, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, चोरी चकारी का आरोप था, महिलाओं के प्रति सस्ते बयान देने का आरोप था। वो सब लोग भी महत्वपूर्ण बने रहे। हमने भी अपने चैनल पे वीडियो दिखाया था, खाचरियावास और गहलोत साहब बैठकर कोरोना के समय में मीटिंग कर रहे थे, और गहलोत का बयान था, मुझे याद है, मैंने दिखाया था आपको, कि जो है कोरोना की वैक्सीन लगाना सरकार का अधिकार है और ये आपका अधिकार नहीं है कि आप ना कर सकें। ये बयान आया था गहलोत का। ऐसे अहंकारी बयान दिए जा रहे थे, उस सब के कारण भी हुआ नुकसान। केंद्रीय जो लीडरशिप है उसको श्रेय देने के पीछे भी बीजेपी की रणनीति है। और उसी रणनीति के कारण आप सुबह से देख रहे होंगे जितने अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी चैनल्स हैं, वहां पे हर 3 मिनट में एक बार यह बोला जा रहा है कि ये चुनाव मोदी जी के कारण जीते हैं। ये क्यों बोला जा रहा है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसलिए बोला जा रहा है कि मोदी जी को श्रेय देना है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शिवराज सिंह को नहीं बनाना है। शिवराज सिंह को सिर्फ इसलिए आगे से हटाया गया था कि वो चेहरा ना रहे तो कुछ नाराजगी कम हो जाए। लेकिन शिवराज सिंह ने जिस समझदारी से लाडली बहन योजना को प्रमोट किया, लोगों को पैसे दिए, और केंद्र सरकार के बार बार शिवराज सिंह का चेहरा हटा देने के बावजूद वो अपना चेहरा आगे रखे रहे। कभी बयान देते थे, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद रखोगे, इस तरह के इमोशनल कार्ड, और वो लगातार अपने चुनाव के अंदर रहे। तो ये जो एक फैक्टर था जिसमें शिवराज सिंह का अपना जो कनेक्ट था वो बना रहा। हम ये मान के चल रहे थे कि अब शिवराज सिंह चूंकि चेहरा ही नहीं है
तो भैया आपकी स्कीम पे आदमी भरोसा क्यों करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवराज सिंह की स्कीम भी काम कर गई, जैसा नतीजों से दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब देखिए, आज तक में सुधीर चौधरी बैठ गए आके और वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे पूरे दिन। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी, जैसे ही नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने शुरू हुए, चेहरा तो हट ही गया था। चेहरा तो नड्डा साहब का जो है वो लगा दिया गया था। तो अब मोदी जी की जीत दिखाने के लिए क्या करना है, तो बार बार ये लोग एंकर एक ही बात कर रहे थे कि जीते हैं तो मोदी जी के कारण जीते हैं, सिर्फ मोदी के कारण, मोदी पर ही वोट लगे। मोदी जी कह रहे थे कमल को वोट देना, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने लिए वोट मांगा था। खैर, लेकिन 2024 में मोदी जी का क्या होगा, इन राज्यों में हार के मायने क्या हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जहां तक मेरी समझ है, अभी भी संभावनाएं बाकी हैं। 2024 के लिए अगर कुछ सबक लेते हैं, जैसे यहां पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लालच आ गया था कि हम राज्य जीत जाएंगे तो हमको ज्यादा सीटें मिल पाएंगी। उस लालच के कारण जो कमजोरी आई एकता में, उससे ये सबक लेंगे पहला कि हमको एक होकर लड़ना है। थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसी से जीत जाएंगे, लेकिन उसका एक बड़ा फायदा इनको मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, जाति जनगणना को लेकर और एग्रेसिव इनको होना पड़ेगा, जो दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर यह है कि जिन कमजोरियों के कारण पार्टी हारी, अब दिन रात मेहनत करके उन कमजोरियों को दूर करने पे वो ध्यान देंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे, कार्यकर्ता की अहमियत समझेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन जो पार्टी चमचा संस्कृति से चलती आ रही है पिछले 30-35 साल से, उस पार्टी से ज्यादा उम्मीद करना भी गलत है, क्योंकि उसका कार्यकर्ता जो है वो लाभ हानि देखता और नेता के पीछे लगा रहूंगा तो मेरा ये लाभ हो जाएगा, मैं फला काम करवा लूंगा, इसलिए प्रचार करने जाता है। उसको अपनी विचारधारा से प्रेम नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 50-60% लोग ऐसे ही हैं। उस कार्यकर्ता के चलते कोई पार्टी कैसे जीत सकती, ईमानदारी की बात है। राजस्थान में सीपीएम सीटें लाई है, तो अब जो सीन बन रहा है उसको आप समझें तो राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं। क्या उखड़ गया, कांग्रेस पार्टी को तो जाना ही था, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो मोदी जी के खिलाफ बड़ा परसेप्शन खड़ा होता, क्योंकि कांग्रेस हारने की वजह जीत गई। राजस्थान तो हारना ही हारना था, क्योंकि वहां हर 5 साल में सरकार बदलती है। यह सिलसिला 25-30 साल से चला आ रहा है, और उसके बाद अगर वो सरकार बचा ले जाते तो बड़ी उपलब्धि हो जाती। तो कांग्रेस ने कुछ खोया नहीं है, बल्कि जो एक बड़ा पाने का सपना था वो टूट गया है। ये भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान के मामले में 24 में क्या होगा, आज अगर भले ही बीजेपी सरकार में आ गई है, 2 साल बचे हुए हैं, 1 साल तो बचा ही होगा। इस 1 साल के बीच में नई सरकार को बेहतरीन काम करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत के पास खोने ही खोने को था। अगर वो मेहनत करते तो, बल्कि कहें तो पाने ही पाने को, तो खोया तो वो सारे ही चुके थे, क्योंकि उनको तो हारना ही था उस चुनाव में। लेकिन केंद्र में मोदी जी के लिए ऐसा नहीं है। आंकड़े दिखाता हूं आपको। आज की तारीख में 25 में से 24 लोकसभा की सीटें राजस्थान से मोदी जी के पास है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के पास है। एक सीट आरएलपी के पास है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी के पास 0 सीट है। अगर आज जो एक्टिव मूड में कांग्रेस आई है, सक्रियता उसकी बढ़ी है, इसको वो कायम करती है और केंद्र की सरकार के खिलाफ और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर लड़ती है और कुछ सीटें भी हासिल कर लेती है, तो बीजेपी 2024 में राजस्थान से फायदे में नहीं रहने वाली है। राजस्थान में बीजेपी के पास पाने को कुछ नहीं है, जो कुछ है खोने को है, क्योंकि 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो राजस्थान हारकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में कुछ हारा नहीं, हारा, क्योंकि वो सब कुछ हारी हुई थी। अब वो जो कुछ हासिल करेगी, अगर वो 5 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी आइडेंटिफाई कर लेती है, 6 सीटें आइडेंटिफाई कर लेती है कि इन सीटों पे जान लड़ा देनी है हमको इन विधानसभा के नतीजों को देखते हुए,
और बीजेपी से छीन लेनी है तो मोदी सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा के। आज मोदी जी के पास 28 सीटें और कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है। अगर मोदी जी को कम से कम अगर कुछ करने की जरूरत है मध्य प्रदेश में इस चुनाव को जीतने के बाद भी, तो अपनी पूरी की पूरी सीटें कायम रखनी है। पाने के लिए उनके पास 1 सीट है, खोने के लिए 28 सीट है। कांग्रेस के पास खोने के लिए 1 सीट है, पाने के लिए 28 सीट है। यहां पे भी कांग्रेस पार्टी अगर जोर लगाती है और कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से छीन लेती है, गठबंधन करके, इंडिया को साथ में लेके, बीएसपी को साथ में लेके, समाजवादी पार्टी को साथ में लेके, तो 24 के लिए मोदी को नुकसान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर आप आ जाएं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। फिर ये वो राज्य हैं जहां किसी के पास कुछ था ही नहीं भाई। लोकसभा में 2 सीटें कांग्रेस के पास है। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक तय नहीं है। जो बनेगा उसको लेकर कितने लोग खुश होंगे, कितने नाराज होंगे, ये तय नहीं है। और ये सारी चीजें जब निकल के आएंगी, मैं मानता हूं कि बीजेपी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनको अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से निभाए तो 24 में मोदी को हटाने में कामयाब हो सकती है। आशा की किरण है, क्योंकि यहां पर भी 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास है। 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में भर तीनों जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं या कहें, इन तीनों राज्यों में कुछ नहीं है। बिहार का हाल आप देख लीजिए, वह लालू यादव और नीतीश मिल गए हैं। पिछले चुनाव से स्थितियां समझिए, वहां पर जो खोएंगे वो अलग है। तेलंगाना में बीजेपी के पास 4 सीटें थी, लेकिन टीआरएस के पास 9 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3। कांग्रेस वहां सरकार में आ गई है और कांग्रेस के पास अब लोगों का समर्थन है। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर टीआरएस से, जो टीआरएस थी अब बदल के जो बीआरएस हो गई, भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उससे 6, 7, 5 जो सीटें लोकसभा की छीन सकती है, वो सारा का सारा बीजेपी के लिए लोकसभा में नुकसान खड़ा करेगा। इसके अलावा मिजोरम में आप देख लीजिए, मिजोरम में 1 सीट थी और वो भी एमएनएफ के पास थी, इसलिए बीजेपी के पास कुछ नहीं था। कर्नाटक जो हाल में हारी है बीजेपी, कर्नाटक में 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी के पास थी। आप देख रहे हैं दक्षिण से बीजेपी का सफाया हो रहा है। कर्नाटक वो हार चुकी है और आंध्रा भी हार गई है। तो 25 सीटें अगर आपके पास है 28 में से, और कर्नाटक में सरकार आने के बाद कांग्रेस इन सीटों को कम करने में कामयाब होती है, तो इन सारे राज्यों को मिला लें तो 15 सीटें बीजेपी की कम करने की स्थिति में इन राज्यों में से भी है। कम से कम 15 सीटें बढ़ सकती हैं इन सब सीटों में। देखिए ना, आपके पास कर्नाटक में खोने के लिए बीजेपी के पास पाने के लिए केवल 3 सीटें हैं, खोने के लिए 25 हैं। अगर आप तेलंगाना में आते हैं, बीजेपी के पास खोने के लिए 4 सीटें हैं, पाने के लिए उसके पास, कांग्रेस के पास अगर आप देखें तो 12 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में खोने के लिए 9 हैं बीजेपी के पास, पाने के लिए सिर्फ 2 हैं। मध्य प्रदेश में खोने के लिए 28 हैं, पाने के लिए सिर्फ 1 है। और इसी तरह से राजस्थान में खोने के लिए 24 है और पाने के लिए 1 है। ये सीन है। अब अगर आप पूरी चीजों पे जाए और बीजेपी का अगर आप सीट देखें लोकसभा में, तो वो लोकसभा के नतीजे के अगर ऊपर जाएं आप और एक बार देखें कि कितना सारा बहुमत बीजेपी के पास था 2019 में, मोदी जी की लोकप्रियता का स्तर क्या था, तो वहां 55.8% वोट अकेले बीजेपी को मिले थे। यानी आपके पास में इतना ज्यादा है खोने के लिए कि अगर चूहे भी कुतर के चुराएं तो बहुत सा चला जाएगा। अब आते हैं बीजेपी की क्षमताओं पे, जिसके चलते वो 2024 को रिटेन करने की हालत में है। कल मैं एक पार्टी में गया था, मेरे पड़ोस के बहुत सारे लोग रोजमर्रा के मित्र थे वहां पे।
बात चली मोदी जी की, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी जो है वो किसी भी एक लाइन पे एक विषय दे दीजिए, वो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, ये क्षमता है उस आदमी के अंदर। दूसरा विचार आया कि भैया वो तो पढ़ के टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा कारोबारी व्यक्ति है, और उसके साथ में जितने लोग बैठे थे, सब लोग राजनीति में रुचि भी रखते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे थे, उनमें से किसी को नहीं पता था कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है? अब कांग्रेस पार्टी की ये विफलता है कि नहीं, इतने समय में वो लोगों तक अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाए। एक वीडियो था मेरा अगस्त का, जो मैंने आज साझा किया आपके साथ में, आप उसको मैंने कम्युनिटी टेप पे डाला लिंक को। उस वीडियो को आप देखें, लोग ईवीएम 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 करना शुरू कर देंगे। ईवीएम अब बहुत पुरानी चीज हो गई है। ये ठीक उस तरह की चोरी है जिसके पकड़े जाने की पूरी संभावना है। इसको लेकर सारी पार्टियां एक्टिव रहती हैं, जनता के दिमाग में भी है। तो ईवीएम को लेकर हर पार्टी बच के ही चलेगी। तो बीजेपी से अगर आप उम्मीद करें कि आज के दौर में भले ही सिस्टम उनके साथ में, वो ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। फिर वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो है क्लॉगर टेक्निक। इस्तेमाल करते हैं नहीं, ये संभावना है कि वो इस्तेमाल करते हैं। क्लॉगर टेक्निक में क्या होता है? क्लॉगर टेक्निक में मशीनें हैक नहीं की जाती हैं, ब्रेन हैक किया जाता है, दिमाग, मतदाता का दिमाग हैक किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस सिलसिलेवार तरीके से उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। और ये जो लोग आप अपने आसपास देख रहे हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि टेलीप्रॉम्प्टर से भी भाषण पढ़ा जाता है, आप अंदाजा लगा लें कि क्लॉगर टेक्निक के जरिए इनके दिमाग को किस तरह मैनिपुलेट किया गया होगा। एक तो मजबूत संगठन, बड़ा संगठन, ऐसा संगठन जिसको हमेशा जोश में रखा जाता है, ऊपर से ये जो नई आईटी टेक्नोलॉजियां जिसके जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जाता है, और ये सारी चीजें, इसके लिए आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये एक लड़ाई है जिसमें जो जो प्रतिबंधित नहीं है, उस हथियार को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया को बहुत बाद में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो पूरी चीजें जो है ना, वो यहां मायने रखती हैं। तो क्लॉगर टेक्निक है ये। तो इसके अलावा क्योंकि वो टेक्निक में आ गए हैं, उनका सोशल मीडिया सेल बहुत स्ट्रांग है। आज नतीजे जैसे ही आने शुरू हुए, रुझान अमित मालवीय ने कर दिया, मोदी की गारंटी, मोदी 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 ब्रांडिंग शुरू हो गई। ये सारे काम जो है ना, जिस स्ट्रक्चर्ड तरीके से होते हैं, जिस तरह से वो एक एक अपनी कमजोरी को पहचान के उसको दूर करते हैं। आप अहंकार में घूम रहे थे, कमलनाथ हो या कोई भी लोग हो, राहुल गांधी इसी में मुदित थे कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई, सोशल मीडिया में मेरे बहुत सारे व्यूज आते हैं, और वो एक एक कमजोरी समझा रहे थे। अच्छा, यहाँ का कार्यकर्ता नाराज है, इसको मनाओ। आपको यकीन नहीं आएगा, प्रदेश के स्तर और देश के स्तर से निर्देश जाते हैं, फला आदमी को मनाइए, उस आदमी को जोड़ लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, पैसे ले रहा है दे दीजिए। एक एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए वो लड़ते हैं। एंटी इनकम्बेंसी है तो कैसे सुलझाना है। तो जो एक स्ट्रेटजी बनाना, एक संगठन होना, ये सारी चीजें उनके पास भरपूर है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण 2024 में आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि मोदी जी अपनी संभावनाएं कायम रखने में उत्सुक हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है, केंद्र की योजनाओं के खिलाफ है, ओपीएस जैसी चीजें हैं, विपक्ष के पास में जाति जनगणना का मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ग्राउंड पे काम करना, 2-4 हजार वोटों का इंतजाम कर लेना, जो लोग वोट डालने नहीं आने वाले थे लेकिन अपने वोटर हैं, उनको ले आना और डलवा देना, ये सारी क्षमताएं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये वो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाती हैं। और 24 के लिए, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, मोदी जी ने इन चुनावों से बहुत सारी चीजें गेन की हैं, ये भी समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां सरकार थी कांग्रेस के पास, जहां से धन और जहां से काफी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होता था, उस राज्य को इस्तेमाल कर पाते होंगे अपने पक्ष में, वो इनके हाथ से चला गया। कर्नाटक से भी काफी रिसोर्स, धन और संपदाएं इनको मिल सकती हैं।
जो चुनाव के लिए जरूरी होते हैं। किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, और जिसकी सरकार होती है उसको चंदा जुटाने में आसानी होती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव से पहले कर्नाटक को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है कि वहां पे जाके वो अपना ऑपरेशन कमल चला दे। तो एक और दो, एक राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य अच्छे रिसोर्स सेंटर थे कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां से कांग्रेस पार्टी को रिसोर्स मिलते थे चंदे के तौर पे, दूसरी चीजों के तौर पे, प्रशासनिक तौर पे। वो रिसोर्स उनके हाथ से निकल गए। तो ये जो पूरी की पूरी सीटें आ रही थी, इनको रिटेन करने के लिए भी इनके हाथ में जो मौका था कांग्रेस का, वो छूट गया है। तो इतना आसान भी काम नहीं होने वाला है कांग्रेस के लिए। तो 24 को लेकर अगर किसी को लगता है कि मोदी जी निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं होंगे, और वो निश्चिंत होने वाली आत्मा भी नहीं है। पहली चीज, वो पूरा लड़ते हैं। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो मोदी जी को हरा पाएगी, तो उसको बहुत कुछ सीखना और मेहनत करनी पड़ेगी। समय 6-6.5 महीने ही है, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने मान लीजिए। तो इतना काम आसान नहीं है। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी अपनी गलतियों से लर्न कर सकती है, वो लर्न कर ले, और ये टारगेट बना ले कि हमको ये सारे प्रदेश नहीं जीतने हैं, लेकिन जो ठोस सीटें हैं जहां जीतना ही जीतना है, वहां पे जान लगा दे। तो मोदी जी का कुछ बिगाड़ सकती है 24 के लिए। और 24 की मोदी जी की चुनौती भी यही है, क्योंकि वो अब नॉर्थ में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए साउथ जाना चाहते थे। साउथ से उनका दाना पानी उठ चुका है। नए राज्यों को तो छोड़ दीजिए, ये जो राज्य आपके कर्नाटक, जहां पे उनकी धूम थी, मैंने जैसा आपको बताया, वो उनके हाथ से निकल चुका है। आंध्रा निकल चुका है। मिजोरम के हारने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में भी एक सेंटीमेंट जाने वाला है। यानी बहुत सारी सीटें लोकसभा में कम होने की गुंजाइश है, और उसकी भरपाई के लिए बहुत मेहनत मोदी जी को करनी होगी। और उस मेहनत के करने के साथ में कांग्रेस को उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडिया को करनी पड़ेगी, तभी ये लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद।